Hello everyone and welcome to the class A to Z of English Grammar. We have completed 20 days और इन 20 डेज में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है. अभी और भी जर्नी हमारी बाकी है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो आज हम करने वाले हैं और इसे हम 3-4 सीरीज़ में पूरा करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं, यूज़फुल होने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट द जर्नी. तो हम अपनी एमसीक्यूज़ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है. ये डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं और जितने भी आपने A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर 20 डेज में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे ही रिलेटेड ये सब हैं. तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. तो देखना है ये सेगमेंट जो अंडरलाइंड सेगमेंट है इसका हमें यहाँ कुछ जो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. अगर इसमें एरर है तो, अगर एरर नहीं है तो आपको पता है हमने लिख देना है नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ लिखा है ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स. तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान होगा, आपने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा होगा कि जहाँ हम हार्डली वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ हम कभी भी सम का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हार्डली के साथ हम यूज़ करते हैं एनी. तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं तो ये गलत तो ये हो ही गया, क्योंकि हार्डली के बाद हमने यूज़ कर लिया सम. तो होना यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एनी, और एनी का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे. लेकिन साथ में एक और गलती जो है आपको मिल गई है कि यहाँ नियर नहीं हो के यहाँ होना चाहिए था क्लोज. तो इसका मतलब ही हैज़ हार्डली एनी क्लोज फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हार्डली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं. हम हार्डली के साथ फ्यू का यूज़ नहीं करते, मैनी का यूज़ नहीं करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं. और नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमने करना है, क्योंकि यहाँ सम जो है वो गलत लिखा हुआ है और इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होना चाहिए. देखते हैं ये डी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं. बिल्कुल सही, डी ऑप्शन ही आपका यहाँ करेक्ट है. हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन है द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई. द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई. आपको अगर ध्यान हो, हमने पिछले वीडियोस में एक बात की थी माई और माइन को लेकर. देखिए माई जो है वो डिटर्मिनर होता है. माई क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर के बाद कुछ ना कुछ नाउन हम यूज़ करते हैं. तो यानी कि मैं इस माई को यहाँ अकेला नहीं रख सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए था. अगर मैं इसे अकेला रखना चाहता हूं तो मैं इसे माई के रूप में नहीं रख के मुझे लिखना पड़ेगा माइन. और माइन क्या है, माइन है प्रनाउन. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन. द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन. तो यहाँ पे इज माई तो बिल्कुल गलत नजर आ रहा है. तो पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा सेगमेंट गलत है. मुझे तो यहाँ इज माई गलत नजर आ रहा है. देखते हैं कि ये इज माई यहाँ गलत है या नहीं. हाँ बिल्कुल, यही जो है आपका सेगमेंट गलत है. तो अब इसका सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए इज माइन. देखते हैं कि ये इज माइन सही है या नहीं. बिल्कुल सही, इज माइन यहाँ पे आपका होना चाहिए था. द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन. अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन है एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट. एवरीवन यहाँ पे दे रखा है आपका सब्जेक्ट, और एवरीवन के लिए आपको पता है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब को हम यहाँ यूज करेंगे. और यहाँ देखिए ये अगर आर की बात करते हैं ये तो प्लूरल फॉर्म हो गई है, हैव भी क्या है, प्लूरल फॉर्म हो गई है. अब यहाँ पे जो है ये दो आपकी वर्ब्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं. अब यहाँ देखें कि यहाँ है एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन, और ये बीन जो बता रहा है, बीन तो ये बता रहा है कि इस बीन तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि इस बीइंग होता है, इस बीन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. हाँ हैज़ बीन यहाँ हो सकता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए हैज़ बीन. देखते हैं ये सी ऑप्शन सही है या नहीं.
बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही सही है, हैज बीन आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence and if there is no need to improve it select no improvement। तो यहाँ पे जो है हमें ये देखना है कि ये जो सेगमेंट है इसकी जगह हमें कुछ नया सेगमेंट यूज करना है अगर ये गलत है तो देखिए यहाँ लिखा है शी केम होम टू मीट आई एंड माइन फैमिली। आई एंड माइन फैमिली, देखिए ये माइन फैमिली तो गलत हो गया, क्योंकि हाँ यहाँ पे माई फैमिली तो सही हो सकता था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि माइन जो है वो क्या है, वो प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन के बाद नाउन तो हम यूज कर नहीं सकते। हाँ माई वर्ड जो है वो क्या है, वो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद मैं क्या यूज कर सकता हूं, नाउन वर्ड को यूज कर सकता हूं। तो यहां माई फैमिली हो सकता है। अब ये देखिए शी केम होम टू मीट, यहां ये वर्ब है और वर्ब के बाद जो है यहां जो प्रोनाउन आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, तो सब्जेक्ट तो वर्ब के बाद इस तरीके से हम यूज करते नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट यूज करना है और ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, यहां मी होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है आई एंड माइन फैमिली ये तो बिल्कुल गलत है। तो होना क्या चाहिए, मी एंड माई फैमिली होना चाहिए। देखो मी एंड माइन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन के बाद मैं फिर से यहाँ फैमिली नहीं लगा सकता, मुझे लिखना पड़ेगा मी एंड माई फैमिली। देखें कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है या नहीं, ये डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, मी एंड माई फैमिली यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब बताना है कि यहाँ कहाँ, आपको ये पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए। शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फ्रेंड, शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन, तो वेयर हैड आई गॉन। आप देखें यहाँ पे शी आस्क्ड मी जो है ये क्या है, ये मेन क्लोज है, ठीक है, शी आस्क्ड मी मेन क्लोज है। और यहां पे आप देखिए वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फ्रेंड, ये क्या है, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। अब सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होगा, जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे मैं कह दूं व्हाट है, वेयर है, हाउ है, इनसे व्हेन है, इनसे कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा आपका सबॉर्डिनेट क्लोज होगा। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, सबॉर्डिनेट क्लोज में हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है। देखिए हम जनरली क्या होता है, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम करते हैं वेयर हैड आई, लेकिन क्या होता है कि जब सबॉर्डिनेट क्लोज होता है उसको इस तरीके से हम इस इन्वर्टेड रूप में, यानी कि हम इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर सबॉर्डिनेट क्लोज है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं जो कंजंक्शन है वो आ गया, जैसे ये कंजंक्शन आ गया, देन हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, देन हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ता है। तो यहां क्या होना चाहिए, वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, वेयर हैड आई दे दिया, वेयर वॉज आई दे दिया, वेयर विल यू दे दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें पहले वेयर लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज किया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है सबॉर्डिनेट क्लोज में। तो यहां आंसर क्या होना चाहिए, शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर होना चाहिए। तो देखें कि ये वेयर आई हैड गॉन कहां दिखाई दे रहा है। अच्छा आपको ये बताना है यहां कि गलत क्या है, ठीक है ठीक है, गलत क्या है, शी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन। तो आपको यहां पता चल गया कि वेयर हैड आई जो है वो गलत है। मुझे ये लग रहा है, देखें कि क्या यही गलत है, सी ऑप्शन ही गलत है। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन ही गलत है। तो इसका फिर सही क्या होगा, हमने बात की थी वो ऑर्डर भी देख लेते हैं, क्या ऑर्डर होगा, वेयर आई हैड जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। आपको समझ आया होगा, सबॉर्डिनेट क्लोज में हम क्वेश्चन फॉर्म में कभी भी सेंटेंस को नहीं लिखते। और क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है कि हम कोई भी जो आपका WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक मेन क्लोज है और एक सबॉर्डिनेट क्लोज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी कंजंक्शन है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो लग गया और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हम आगे बढ़े और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
देख लेते हैं। ये लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट। वही बात कि ये जो अंडरलाइंड सेगमेंट है इसमें प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम सही करते हैं, और क्या सही होना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो फिर ठीक है, वो तो फिर नो इम्प्रूवमेंट है ही। यहाँ लिखा है शी वॉज सो टोल्ड टू रीच द टॉप शेल्फ। ये लिखा है शी वॉज सो टोल्ड टू रीच द टॉप शेल्फ। तो यहाँ देखें, क्या यहाँ टू टोल्ड फॉर रीच द टॉप शेल्फ होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर सो टोल्ड दैट रीच द टॉप शेल्फ होना चाहिए, या शी वॉज टोल्ड इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ होना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। लिखा है शी वॉज सो टोल्ड टू रीच द टॉप शेल्फ। देखिए टू टोल्ड फोर का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है टू टोल्ड टू हो सकता था, लेकिन वो भी क्या है आपका एक उतना मीनिंगफुल नहीं होता। हाँ, अगर होता टू शॉर्ट टू रीच द टॉप शेल्फ तो सही हो जाता, क्योंकि टू जो होता है वो क्या बताता है, वो एक नेगेटिव सेंस को बताता है कि टू शॉर्ट टू रीच द टॉप शेल्फ, कि वो इतना शॉर्ट था कि वो टॉप शेल्फ पे नहीं पहुंच पाया। हाँ, लेकिन यहाँ तो हम टोल की बात कर रहे हैं, हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि वो टोल था और वहाँ तक पहुँच पाया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी पॉजिटिव सेंस में कोई बात करनी होती है तब हम क्या करते हैं, हम टोल इनफ वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए शी वॉज टोल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ। देखिए जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव के बाद हम इनफ का यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद। और देखिए वैसा ही तो हो रखा है, टोल इनफ हमने यहाँ यूज किया और फिर हमने यहाँ पे टू का यूज किया। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते थे शी वॉज टोल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ, और हम एक पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। टू से हम क्या होता है, अगर टू है वहाँ क्या बताते हैं हम, वहाँ एक नेगेटिव सेंस बताते हैं, लेकिन यहाँ इनफ से हम एक पॉजिटिव सेंस जो है वो बताते हैं। तो होना चाहिए शी वॉज टोल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, टोल इनफ ही यहाँ पे सही आंसर है। हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब फिर हमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर है इसमें, और कौन सा ग्रामेटिकल एरर है हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप, मैंने बताया था कि बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप निश्चित रूप से और बहुत से सेंटेंसेस इजीली, बहुत से क्वेश्चंस इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। लिखा है लेट अस थिंक हाउ कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये देखिए लेट अस थिंक तो आपका क्या हो गया है, यहाँ मेन क्लोज हो गया, फिर आपका आ गया है ये सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज में आपने देखो ऑर्डर कैसे लिखा है हाउ कैन, तो ये तो गलत हो गया। क्या होना चाहिए, हाउ कैन वी जो है वो यहाँ ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है। देखिए क्या यही ऑर्डर गलत है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनमें से यही गलत है। ये बिल्कुल सही कि हाउ कैन वी ही जो है ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है, मतलब ये सेगमेंट आपका गलत है। सोल्व द प्रॉब्लम में तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेट अस थिंक जो है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमिएबली जो है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रख रहा है यहाँ पे। तो हाउ कैन वी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कैसा होना चाहिए था, हमने बात की थी सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो ये होना चाहिए हाउ वी कैन। देखते हैं वो सही है या नहीं। हाउ वी कैन इसकी जगह होना चाहिए था। तो गलत पार्ट क्या था, हाउ कैन वी, और सही क्या हो जाएगा हाउ वी कैन। तो आपको सही भी पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वही चीज कि आपको बताना है कि यहाँ क्या ग्रामेटिकल एरर है। ये क्वेश्चन भी हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने किए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता चले एटलीस्ट कि 20 डेज के जो वीडियोस आपने पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट्स कितने फ्रूटफुल हैं, वो कितने यूजफुल हैं, और लगभग हर एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट। देखिए ये देखिए डिड यू टोल्ड, हम यहाँ देखते हैं, मुझे तो यहाँ डिड यू टोल्ड हिम में ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है।
क्योंकि क्या है, देखिए ये डिड है और डिड के बाद हमने बात की है कि डिड के बाद जो डिड ऑक्सिलरी है उसके बाद हमेशा जो है मेन वर्ब जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, टेल होती है। और ये क्वेश्चन तो एज इट इज हमने यही किया था कि डिड और टोल्ड का कॉन्सेप्ट किया था, और यही एग्जाम में भी आपका पूछा गया है कि जब यहाँ डिड ऑक्सिलरी है मीन्स डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ जो मेन वर्ब होनी चाहिए वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होनी चाहिए, वो टेल होनी चाहिए। तो यहाँ डिड यू टोल्ड हिम, पहले तो क्वेश्चन यही पूछा है कि ग्रामेटिकल एरर है कहाँ, तो ग्रामेटिकल एरर तो यही नजर आ रहा है, डिड यू टोल्ड हिम में आपको नजर आ गया होगा। देखते हैं क्या यही ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। हाँ बिल्कुल यही ग्रामेटिकल एरर है। तो सही क्या होना चाहिए, हमने क्या कर दिया था, इस टोल्ड की जगह हमने बात की थी कि टेल होना चाहिए था, तो डिड यू टेल हिम जो है वो सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेट अस सी कि यही सही है, बिल्कुल डिड यू टेल हिम ही सही कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the most appropriate option to improve the underlined segment in the given sentence, और अगर कोई एरर नहीं है तो no improvement लिख देंगे। He turned a deaf ear on the advices of his parents। सबसे पहले तो ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा, एडवाइसेस वर्ड हम कर चुके हैं, ये एडवाइस या एडवाइस ये वर्ड जो है हम कर चुके हैं। तो एडवाइसेस हम नहीं लिखते, इसे प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे पहली चीज़, क्योंकि इसे हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ अनकाउंटेबल के रूप में हम ट्रीट कर रहे हैं, और अनकाउंटेबल जो नाउन होगा उसका प्लूरल तो होगा ही नहीं, उसका तो क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। एडवाइस जो है वो एडवाइस ही रहेगा। तो पहली बात तो गलती तो है, तो ये तो आउट हो ही गया, नो इम्प्रूवमेंट। और इसके बाद देखें हम यहाँ भी एडवाइसेस दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास जो है ऑप्शंस बचे हैं ये दो, टू द एडवाइस या ऑन द एडवाइस। देखिए ये जो होता है ये टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइस होता है, तो ऑन द एडवाइस नहीं होता है, क्या होता है टू द। कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ही टर्न्ड डेफ ईयर टू द एडवाइस, जो है वो आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं क्या टू द एडवाइस ही सही है या नहीं, बिल्कुल सही, टू द एडवाइस ही सही है। देखिए इस एडवाइस वर्ड से आपको दो ऑप्शंस मिल गए थे कि या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, ये तो आउट हो ही गया था। तो आपने पता चलाया कि यहाँ डेफ ईयर टू का कॉन्सेप्ट सही होता है, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट। वही बात कि हमें जो अंडरलाइंड सेगमेंट है अगर उसमें गलती है तो हमें उसके लिए कोई नया सेगमेंट जो है वो ढूंढना है। ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी, ये कहने का मतलब है अगर ये गलत है तो सही क्या है, अगर सही है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट है। हाँ गलती तो है, देखो गलती क्या है, अगर आपने वन ऑफ द कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वन ऑफ द के बाद, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। वन ऑफ द के बाद जो नाउन या हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बुक्स, देखिए आप वन ऑफ देम, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल फॉर्म्स हैं। और उन प्लूरल फॉर्म्स के बाद जो हमारा वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है यूज। तो यहां देखें वन ऑफ दीज बुक्स, तो यहां तक तो दीज बुक्स तक तो ठीक है, ये बिलोंग जो है वो यहां गलत नजर आ रहा है, क्योंकि यहां क्या होना चाहिए था, यहां हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है, और सिंगुलर वर्ब तो कैसी होनी चाहिए, बिलोंग्स होनी चाहिए। तो देखें कि ये यहां पे ऑप्शन कौन सा है, ये तो हो नहीं सकता, दीज बुक्स बिलोंग्स ये नजर आ रहा है, दिस बुक बिलोंग, क्योंकि वन ऑफ का के बाद जो है वो प्लूरल आएगा तो दीज बुक्स ही सही है। और यहाँ दीज बुक का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दीज आ गया तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है वो बी ऑप्शन सही नजर आ रहा है, दीज बुक्स बिलोंग्स सही है। देखिए सही है या नहीं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वही है कि आपको फिर से यही देखना है कि अंडरलाइंड पार्ट में अगर आपको गलती नज़र आ रही है तो सही करें, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट लिख दीजिए। गलती नज़र आ रही है नहीं, ईच वन ऑफ देम, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है ईच का, और हमने बात की थी कि
ईच एवरी या ऐसा अगर आपको कहीं भी ईच या एवरी से रिलेटेड वर्ड्स मिलते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ईच वन ऑफ देम वर वेयरिंग, तो हमने ईच वर्ड के लिए क्या यूज कर लिया, यहाँ वर यूज कर लिया, जो कि गलत हो गया। हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए थी। तो क्या होना चाहिए था, ईच वन ऑफ देम वॉज वेयरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे होना चाहिए था वॉज वेयरिंग। देखिए ये वॉज वेयरिंग आंसर गिवन है यहाँ, तो देखते हैं कि क्या यही सही है या नहीं। बिल्कुल ये ही बिल्कुल सही है कि ईच ऑफ देम वॉज वेयरिंग अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन। आगे बढ़े, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर कौन सा है वो देख लेते हैं पहले तो, और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि सही क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स इज माई यंगर सिस्टर। देखिए ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ कुछ इस वर्ड में आपको कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। बिसाइड एंड बिसाइड्स में डिफरेंस को हमने पढ़ा है, बिसाइड एंड बिसाइड्स के डिफरेंस में हमने पढ़ा है। तो जब मैं बिसाइड्स बोलता हूं, यहां बिसाइड्स जब बोलता हूं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। और जब मैं सिर्फ बिसाइड बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है नियर से। बिसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए जब बिसाइड है तो इस बिसाइड का मतलब जो है वो नियर से होता है। तो मैं कह रहा हूं द गर्ल बिसाइड यू, कहना चाह रहा हूं शायद कि जो गर्ल मेरे नजदीक बैठी है। तो यहां यंगर सिस्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और इन हाई हील्स ये भी सही है। तो यहां जो है वो कौन सा पार्ट आपको गलत नजर आ रहा है, ये सही है और ये भी सही है। और इज माई, ये तो बिल्कुल सही है, इज माई यंगर सिस्टर ये बिल्कुल सही है। तो द गर्ल बिसाइड्स यू में यहां प्रॉब्लम नजर आ रही है। देखिए क्या क्या यही प्रॉब्लम है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। द गर्ल बिसाइड्स यू में ही प्रॉब्लम है। और होना क्या चाहिए, द गर्ल बिसाइड यू होना चाहिए, क्योंकि हम जो पास में बैठी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, नियर के कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या वही सही है, द गर्ल बिसाइड यू बिल्कुल सही है। आपको समझ आया होगा बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। आप जो भी वीडियोस है वो देखें और समझें कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, और ये है नाइदर सैम नोर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। नाइदर सैम नोर आई आर, समझ आ गया होगा कि कहाँ गलती है। दे रखा है नाइदर सैम और आई होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिफाई द सेगमेंट, यहाँ पे नोर होना चाहिए। नाइदर सैम नोर आई में गलती है, या इन अटेंडिंग में गलती है, या आर इंटरेस्टेड में गलती है, या द मीटिंग में गलती है। देखिए ये नाइदर और का जो कॉन्सेप्ट होता है, नाइदर एंड और का, आइदर और का, या सिंपल और का कॉन्सेप्ट होता है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां एक रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होता है। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को यूज करनी होती है। तो देखिए यहां पे जो है ये वर्ब है और इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन है, इसके नजदीक सब्जेक्ट है आई। तो इसका मतलब हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करें, आई के अकॉर्डिंग यूज करें। और ये किन किन के लिए होता है, अभी मैंने बताया नाइदर नोर के लिए होता है, आइदर और के लिए होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए होता है, और के लिए होता है। तो इन सब में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होता है, यानी कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन कहाँ है, जो बिल्कुल वर्ब के नजदीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पे नजदीक कौन है, यहां तो आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, यहां एम होना चाहिए था। तो इन अटेंडिंग में तो प्रॉब्लम है नहीं, नाइदर सैम नोर आई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर इंटरेस्टेड जो लिखा है इसमें कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है। देखिए क्या इसमें ही कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी में प्रॉब्लम है। और क्या होना चाहिए कि हम इस आई के अकॉर्डिंग, अब आई के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहां इसे आई एम इंटरेस्टेड हो जाता, तो ये सही जो होगा वो एम इंटरेस्टेड होना चाहिए। देखें क्या वही सही है हमारा, यस एम इंटरेस्टेड ही
सही है। आपको समझ आ गया होगा कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी वही ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ। तो यहां पे ये जो आपको क्वेश्चन मिला है ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड, तो आपने कुछ पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में, आपने एक्टिव पैसिव में, हमने पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत कुछ किया था एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। हालांकि पूरी हमने सेपरेट सीरीज अभी नहीं की है, वो करनी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ पार्ट हम लोग एक बेसिक जो है वो कर चुके थे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। और हमने एक बात की थी कि ये देखिए हैज बीइंग पुट, तो जब मैं हैज वर्ड बोलता हूं तो उसके बाद तो मुझे यूज क्या करना चाहिए, बीन यूज करना चाहिए। ये बीइंग तो किसके साथ यूज करते हैं हम, इज, एम, आर, वोज, वर, उनके साथ बीइंग का यूज होता है। तो इसका मतलब हैज बीन का कॉन्सेप्ट जो है वो सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो गलत हो ही गया, ये बीन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको दो दिखाई पड़ रहे हैं, तो नो इम्प्रूवमेंट वाली बात भी खत्म हो गई है। तो ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन, देखो बिहाइंड द बार्स तो होता है, लेकिन पुट इन द प्रिजन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ बीन तो सही है ही, लेकिन यहाँ पे पुट बिहाइंड भी गलत है। क्या होना चाहिए था, पुट इन होना चाहिए था। तो देखते हैं कि ये सी ऑप्शन ही हमारा सही है या नहीं। ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था ही हैज़ बीन पुट इन प्रिजन फॉर लाइफ। हम आगे बढ़ें और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये लिखा है द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। तो आपको गलती समझ आ गई होगी कि फिर से देखिए, जो हम यहाँ हर की बात करते हैं ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद तो क्या होता है, कोई नाउन यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हर जो हमने लिखा है वो यहाँ पे गलत है। मतलब ये इज हर, यहाँ पे देखें ये पार्ट जो है वो गलत नजर आ रहा है। द स्मॉल कैफे इज ऑल राइट, एट द एंड भी सही है, और इसके बाद ऑफ द रोड भी सही है। इज हर जो है वो कॉन्सेप्ट गलत नजर आ रहा है, क्योंकि हर क्या है, हर डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर के बाद देखिए माई डिटर्मिनर है, तो जैसे मैं कहता हूँ माई स्कूल, तो मैं माई के बाद कुछ वर्ड यूज करूंगा, योर स्कूल, या मैं हर वर्ड बोलता हूं हर स्कूल। हाँ, हिज एक ऐसा वर्ड है जो हिज स्कूल भी लिख सकता हूं, और हिज को मैं अकेला भी प्रोनाउन की तरह यूज कर सकता हूं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि दिस बैग इज हिज, दिस इज हिज बैग, दोनों ही सही है। लेकिन दिस इज हर बैग, दिस बैग इज हर्ज। दिस बैग इज हर नहीं बोल सकता, दिस बैग इज हर्ज बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इज हर जो है यहाँ पे लिखा हुआ गलत है। देखिए क्या इसी में प्रॉब्लम है, डी पार्ट में ही प्रॉब्लम है। देखें यहाँ बिल्कुल डी पार्ट में ही आपके प्रॉब्लम है। और तो सही क्या होना चाहिए, इज हर्ज सही होना चाहिए। देखते हैं कि इज हर्ज सही है, बिल्कुल इज हर्ज ही क्या है यहाँ पे सही है। तो हम लिखेंगे द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर्ज। तो यहाँ पे एस जो है वो आना चाहिए था। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक तो बहुत बड़ी गलती क्या हो गई है कि द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, यहाँ पे कुछ भी हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ही नहीं किया है, जो कि गलत हो गया है ना। तो हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ तो यहाँ करना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वेटिंग एट द एयरपोर्ट जो लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि ये कैसे लिखा गया है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के ही लिखा गया है, जो कि गलत है। तो सिंपल तो हम लिख नहीं सकते कि द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट, है ना। तो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगानी पड़ेगी। और ये देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ठीक है, द टायर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्स्ड ट्रेवलर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि आपको ये ग्रामेटिकल एरर तो समझ आ गया कि वेटिंग एट द एयरपोर्ट है, क्योंकि आपको तो इतना ही बताना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, और वो सेगमेंट आपको समझ आ गया। लेकिन हम आगे भी बात करेंगे कि सही क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये देखें कि गलती इसी में है या नहीं। देखते हैं कि गलती, हाँ गलती तो इसी में है। अब सही क्या होना चाहिए, देखें यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं, फॉर अ लॉन्ग जो है टाइम यहाँ पे गिवन है,
फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, आपको पता है कि हम वहाँ हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हैव बीन वेटिंग होना चाहिए था, हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट होना चाहिए था। देखें क्या हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट ही सही है? लेट अस सी, हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट ही सही है। तो आपको समझ आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई है, इसका मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर वही है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, और शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। सिंस इट्स फॉर्मेशन, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें आपने पाया होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट को किया हुआ है, और वो है इट्स एंड इट्स। ये जो इट्स है विद अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज, या फिर मैं कहूं इट हैज से मतलब हो सकता है, इट इज या इट हैज से मतलब हो सकता है। लेकिन यहां पे देखिए कि यहां लिखा है सिंस इट्स फॉर्मेशन, तो हम यहां पोजेशन बता रहे हैं। तो जब मैं पोजेशन बताऊंगा, देखिए इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट इज फॉर्मेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ पोजेशन बता रहा हूं, है ना। मैं क्या बता रहा हूं, फॉर्मेशन के साथ इसकी पोजेशन को बता रहा हूं। और पोजेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहां इट्स मुझे यूज करना चाहिए, इस तरीके से ये यूज करना चाहिए। तो यहां पे जो गलती है वो गलती तो यही है, सिंस इट्स फॉर्मेशन। तो देखिए क्या यही गलत है, तो ये सी पार्ट ही गलत है। और मैंने आपको बताया सही क्या होगा, सही यहां पे जो है वो क्या होना चाहिए था, वो इट्स जो है वो विद अपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक पजेसिव की तरह इट्स को हमने यूज करना है, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। लेट अस सी कि वही है या नहीं। देखिए सिंस इट्स फॉर्मेशन। हम आगे बढ़े, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, डू यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर एन आवर। डू यू माइंड टू लेंड मी योर बुक फॉर एन आवर। ये हमने कुछ लास्ट जो वीडियोस थे हमारे उसमें किया था हमने कि डू यू माइंड, और डू यू माइंड के बाद जो होता है वो क्या होता है, माइंड के बाद जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते। तो यहाँ पे गलती जो नजर आ रही है वो क्या है, वो टू लेंड मी जो है वो यहाँ गलत लग रहा है। फॉर एन आवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू यू माइंड तो अपने आप में एक फ्रेज है, सही है। योर बुक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ प्रॉब्लम है यहाँ की, यहाँ टू लेंड मी लिखा हुआ है, क्योंकि माइंड के बाद हम कभी भी इस तरीके से इन्फिनिटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो देखें कि क्या यही गलत है, ये डी पार्ट, हाँ डी पार्ट ही गलत है। और होना क्या चाहिए था, डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर होना चाहिए था। देखें कि लैंडिंग मी ही है, बिल्कुल लैंडिंग मी ही है। तो आपको समझ आया, डू यू माइंड हमने फ्रेज लिखा, तो उसके बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वो वर्ब कैसी होगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो सेगमेंट अगर आपको गलत नजर आ रहा है तो इसे इंप्रूव करना, और क्या होना चाहिए वो देखते हैं। आई विल नॉट गो टू पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। आई विल नॉट गो टू द पार्टी कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन में वैसे द होना चाहिए था। आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। यहाँ ये लेस्ट जो होता है, लेस्ट के बाद तो आपको पता है कि शुड का यूज होता है पहली बात तो, और फिर ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में गलत सा नजर आ रहा होगा आपको। आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। अनलेस का मतलब क्या हुआ, अनलेस यू प्रॉमिस मी, अनलेस कि यदि तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करते हो, यदि नहीं से मतलब होता है, इफ नॉट से मतलब होता है अनलेस का। तो हम यहां वही कहना चाहते हैं, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। यदि तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करते हो तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। यदि तुम मुझे मतलब अपने साथ ले जाने का प्रॉमिस नहीं करते हो तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो यदि नहीं है तो क्या होना चाहिए,
वहाँ अनलेस का यूज होना चाहिए। तो अनलेस का यूज तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये तो हो नहीं सकता इफ यू विल, तो अगर मैं कहूँ आई विल नॉट गो टू द पार्टी इफ यू विल प्रॉमिस टू, तो ये इफ के बाद जो होता है, पहली बात तो ये विल का कॉन्सेप्ट गलत होता है। अगर मैं इफ है, अनलेस है, अनटिल है, मतलब टाइम वर्ड्स है या कुछ वर्ड्स कंडीशन से रिलेटेड हैं, उनके बाद जो मुझे अगर कुछ फ्यूचर की बात करनी है तो मैं विल शेल से नहीं करता, मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही करूँगा। और वैसे भी इसका मतलब भी कुछ नहीं निकलता कि आई विल नॉट गो टू द पार्टी इफ़ यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी, ये तो बात ही नहीं हुई कुछ। तो अनटिल यू शुड, ये भी अपने आप में गलत हो गया, और यहाँ पे अनटिल यू शुड का कॉन्सेप्ट गलत है, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा यदि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तो यदि नहीं का कॉन्सेप्ट तो किससे पूरा होता है, ये अनलेस से पूरा होता है। तो हमारा यहाँ अनलेस यू जो है वो यहाँ पे यूज होना चाहिए। देखते हैं कि डी ऑप्शन ही यूज होगा यहाँ या नहीं। बिल्कुल ये डी ऑप्शन ही सही है। हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटीक पीस। मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम तो बिल्कुल ज्वेलरी बॉक्स है, देखिए सिल्वर से बना है तो वो सिल्वर का ही रहता है। तो जब कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, मान लो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और वो उसी मटेरियल का ही रहता है। ये मान लीजिए कि एक पेन है और ये प्लास्टिक का पेन है, तो प्लास्टिक से बना है तो ये प्लास्टिक ही पड़ा हुआ है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, मेड ओव लिखते हैं, मेड फ्रॉम जो है वो हम नहीं लिखते। हाँ, जब मटेरियल में चेंज हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, जैसे मैं कहूँ कि चीज़ है, अगर चीज़ को हम बनाते हैं मिल्क से तो हम क्या कहेंगे, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम, वो मिल्क हो जाएगा, है ना। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम, मेड ओव नहीं लिखेंगे, मेड फ्रॉम लिखेंगे, क्योंकि क्या हो गया, मटेरियल्स जो है वो क्या हो गए हैं, अब चेंज हो गए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक का मटेरियल प्लास्टिक का ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेड ऑफ सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि वो बॉक्स अभी भी सिल्वर का ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दिस ज्वेलरी बॉक्स तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इज मेड फ्रॉम सिल्वर जो है वो थोड़ा ये गलत लग रहा है। एंड इस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एन एंटीक पीस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें यहाँ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। देखते हैं क्या यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल इज मेड फ्रॉम सिल्वर में ही प्रॉब्लम है। तो सही क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं, इज मेड ऑफ सिल्वर होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। नो वन ऑफ देम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने नन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने अभी कुछ पिछली वीडियोस में नन के कॉन्सेप्ट को किया था। देखिए नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है नॉट वन, या फिर क्या होता है, नन का मतलब होता है नॉट एनी। तो जब मैं यहाँ नन का मतलब है, नन से जो मेरा मतलब होता है वो होता है नॉट वन या फिर होता है नॉट एनी। तो आप देखें कि मैं नॉट यहां पे जो कहना चाहता हूं कि नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन, तो मैं कह रहा हूं नॉट वन ऑफ देम, मैं कहना चाहता हूं नॉट वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम केम टू द। और जब मैं नॉट वन ऑफ देम कहना चाहता हूं तो इसका मतलब मुझे वहां क्या लिखना पड़ेगा, नन लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा नन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री, नन ऑफ देम लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं नन की जगह कभी भी नो वन या नो बडी नहीं लिख सकता। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नन की जगह कभी भी नो वन या फिर मैं नो बडी नहीं लिख सकता। तो यहां मैं कहना क्या चाहता हूं, नॉट वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम कहना चाहता हूं। तो नॉट वन ऑफ देम कहना चाहता हूं तो मुझे नॉट वन के लिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, यहां नन ही यूज करना पड़ेगा। तो नो वन या नो बडी दोनों ही कॉन्सेप्ट्स गलत हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यहां पे जो है नो वन ऑफ देम जो है ये पार्ट गलत है। देखिए क्या यही पार्ट गलत है, बिल्कुल यही पार्ट गलत है। और सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए नन ऑफ देम।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इस पे आप गौर फरमाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग अवर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है? समझ आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको टू वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है और टू के बाद हमने वर्ब की फॉर्म जो यूज़ की है वो आईएनजी फॉर्म यूज़ कर ली, जो कि गलत है। आईएनजी फॉर्म लगती है टू के बाद, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं कि वो बी यूज्ड टू होता है, बी अकस्टम्ड टू होता है, ऑब्जेक्ट टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, उनके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू, तो मेड टू और यहाँ पे सेफ गार्डिंग जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये सेफ गार्डिंग अवर राइट्स जो है वो गलत है। और सही क्या होना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे नहीं। देखते हैं क्या यही गलत है या नहीं। यही गलत है, और सही क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सही होगा सेफ गार्ड अवर राइट्स। सेफ गार्डिंग जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और वो क्या होगी? सेफ गार्ड होगी। हम आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो फिर से आ गया, ये तो बार बार आ जाता है भाई, और हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखिए लिखा है वी मस्ट प्लान, ये क्या है? यहाँ ये है आपका वी मस्ट प्लान, मेन क्लोज है, और आगे आपको क्या मिल गया? आगे आपको मिल गया सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? हाउ वी कैन होना चाहिए। हाउ कैन वी तो हो नहीं सकता ऑर्डर, क्वेश्चन फॉर्म में वो ऑर्डर हो नहीं सकता। ऑर्डर होना चाहिए हाउ वी कैन। तो इसका मतलब ये यहाँ गलती किस में है? बाकी तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ गलती मिल गई कि हाउ कैन वी जो है वो गलत है। हम देखें क्या यही रेड होता है या कोई और रेड होता है? यही रेड होता है, हाउ कैन वी। और फिर ग्रीन कैसे होगा? ये हाउ वी कैन से ये ग्रीन हो जाएगा, हाउ कैन वी तो गलत होगा, हाउ वी कैन इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जब कभी भी हम पोजेशन के लिए बात करते हैं तो पोजेशन हैज़ हैव के लिए बात करते हैं, तो उसमें हम उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हमने लिखा है शी आर हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, तो ये तो गलत हो गया। हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आर हैविंग जो है यहाँ गलत है। जब पोजेशन की बात करता हूँ तब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं अगर हैज़ हैव को कुछ और सेंस में यूज़ करता हूँ, लाइक मैं कह सकता हूँ लाइक ही इज़ हैविंग अ बाथ, है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ ही इज़ हैविंग फूड, वो कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पोजेशन के सेंस में बात करता हूँ तो मुझे हैज़ हैव ही रखना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लिखा है शी आर हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, तो यहाँ पे गलत जो है वो तो हमें पता चल ही गया कि आर हैविंग गलत है। होना क्या चाहिए? होना गलत है, तो ये तो गया बाहर, ठीक है। तो शी इज़ हैविंग, हाँ कोई ऐसा भी सोच सकता है कि आर हैविंग गलत है, इज़ हैविंग होना चाहिए। नहीं, कंटिन्यूस फॉर्म में तो आएगा ही नहीं पोजेशन, तो ये गलत हो गया। अब शी के साथ हैव तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो अब ऑप्शन तो एक ही रह गया हमारे पास, और वो क्या ऑप्शन है? हैज़ है। शी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स होना चाहिए। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, शी हैज़ ही होना चाहिए। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है इस तरीके का कि डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। डैश यू माइंड लैंडिंग मी, देखिए एक हमने बात की थी, कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, जैसे माइंड वर्ड है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वुड यू माइंड यूज़ करते हैं। तो मे यू माइंड नहीं होगा, नीड यू माइंड नहीं होगा, ये सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, वुड यू माइंड लैंडिंग मी। तो यहाँ देखते हैं कि ये सी सही है या नहीं। बिल्कुल वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक सही है। तो माइंड के साथ हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है, आपके जो 20 डेज आपने कर लिए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से ही है। और ये सब क्वेश्चंस जो है वो मैंने बनाए नहीं हैं, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आपने जितना कुछ पढ़ा है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आता है, ये आप ध्यान रखें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए ये पार्ट बहुत ही
ईजी हो जाता है। तो आपने अगर अभी तक जो 20 वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी है, डे 1 to 20 नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसके बाद हम और पार्ट्स लाने वाले हैं एमसीक्यूज़ के, तो धीरे धीरे जो है वो आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो रही है और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से इजी वे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।